चलो आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, तो अब जो है हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑर्गन पाइप। हाँ, डाउट बताओ, क्या डाउट है? सर वो जो हार्मोनिक वेव इक्वेशन थी ए साइन ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी टी प्लस सी वाली, हम्म। उसमें डायरेक्शन ऑफ वेव जो था, अगर दोनों साइन सेम होंगे तो पॉजिटिव एक्स की तरफ डायरेक्शन होगी और नहीं, दोनों वो नेगेटिव होंगे तो इक्वेशन भी जो पॉजिटिव है। वो इक्वेशन जो थी वो ये थी ना, y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए एक्स प्लस माइनस बी टी। तो हमने ये देखा था कि t के आगे जो कोफिशिएंट लगा है, अगर मान लो ये पॉजिटिव हो, और x के आगे यहाँ पर कोफिशिएंट जो लगा है वो अगर पॉजिटिव हो, या फिर दोनों ही नेगेटिव हो, तो इन दोनों केसेस में किधर होती है? बताओ, सेम साइन पर किधर होती थी? प्लस एक्स। सर प्लस एक्स पे होती थी। ठीक है, अगर एक प्लस एक नेगेटिव, या फिर ये वाला नेगेटिव ये वाला प्लस, तो इस केस में क्या होगी? माइनस एक्स होगी। बस ये था वो। ठीक है। सर लेकिन एनसीईआरटी में जैसे ये सेम इक्वेशन साइनोसॉइडल इक्वेशन करके दे रखी है, तो उसमें जो अपोजिट साइन वाले हैं वो प्लस एक्स की डायरेक्शन दिखा रहे हैं। एक सेकंड रुको, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। अरे हाँ, तो मुझे लग रहा है किसी ने गलत बोला ये अभी। दोनों सेम जब होते हैं साइन, तो मेरे हिसाब से नेगेटिव एक्स तो होता है, नहीं होता है? रुको चेक कर लेते हैं एक बार। ये स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा है? प्लस एक्स माइनस एक्स, इसमें भी मैंने राइट ही लिखवाया है। ओके, ठीक है, ये गलत हो गया है। ठीक है, ये गलती से मैंने जो है वो प्लस कर दिया, तो इसको चेंज कर लेना भाई। थैंक यू ये याद दिलाने, ये सही करवाने के लिए। तो ये इसको जो है करेक्ट कर लो। ठीक है, जब आपके सेम साइन होते हैं तब नेगेटिव होता है, एंड ऑपोजिट साइन में पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो सेम साइन में माइनस एक्स, इधर भी माइनस एक्स, इधर प्लस एक्स, इधर प्लस एक्स। ठीक है, इसको सही कर लेना। अब हो सकता है जो क्वेश्चन हमने एक दो प्रैक्टिस करे थे इसके बेसिस पे, उनके आंसर भी हमने गलत निकाल लिए हो। जैसे ये वाला क्वेश्चन करा था, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस एक्स हो जाएगा इसकी डायरेक्शन। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन करा था ये माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस सर। ये चेंज कर लेना। ठीक है, सेम साइन पे नेगेटिव पे जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, तो आगे जो हम टॉपिक पढ़ने वाले थे वो है ऑर्गन पाइप। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है यहाँ पे, मतलब ऑर्गन पाइप के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें क्या होती है? इसमें हमारी स्टैंडिंग वेव्स होती हैं। ठीक है, ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे पहला जो हम केस पढ़ेंगे यहाँ पर, हमारे पास दो केसेस होते हैं। पहला जो केस है वो है आपका स्टैंडिंग वेव्स, स्टैंडिंग वेव्स इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ठीक है, तो ये जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, इसके अंदर स्टैंडिंग वेव्स कैसी होती हैं, कैसा मतलब उससे एक्सपीरियंस होता है, और क्या क्या चीजें उसमें होती हैं वो हम देखेंगे।
तो ऑर्गन पाइप का लाइक मतलब आप यहाँ पर ऐसा कुछ समझ सकते हो कि आपके पास जैसे कोई ग्लास है, ठीक है, एक ग्लास है, ग्लास क्या होता है, एक तरफ से बंद होता है, तो वैसे ही आप जो यहाँ पर ऑर्गन पाइप का एग्जांपल समझ सकते हो, ठीक है। ऑर्गन पाइप बस कुछ नहीं होता, लाइक ये आप समझो कि एक साउंड प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट जैसा है। ओके तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि अ सिलेंड्रिकल ट्यूब बाय विच अ नोट इज प्रोड्यूस्ड इन एन ऑर्गन। ठीक है, बेसिकली ये जो ऑर्गन पाइप है ना, ये चर्च वगैरह में आई थिंक यूज होते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अगर आप देखना चाहो तो यूट्यूब पर देख लेना वीडियो वगैरह इसके। तो बेसिकली ये जो है मतलब जैसे शहनाई वगैरह होती है वैसे ये ऑर्गन पाइप भी होता है जो आपकी साउंड नोट प्रोड्यूस करने के काम आता है, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास दो केसेस हो सकते हैं कि ऑर्गन पाइप क्लोज्ड है एक तरफ से और एक तरफ से खुला हुआ है, और दूसरा केस हो सकता है कि दोनों ही तरफ से यहाँ पर खुला हुआ है, ठीक है। तो एक तरफ से जब ये बंद होगा और एक तरफ से खुला होगा तो ऐसी कंडीशन को हम क्लोज्ड ऑर्गन पाइप कहेंगे, ठीक है। वैसे आप ये समझ लो कि ऑर्गन पाइप जो है दोनों तरफ से खुला होना चाहिए। अगर हमने क्लोज्ड कह दिया तो क्लोज्ड का मतलब एक तरफ से क्लोज्ड होगा, क्योंकि दूसरी तरफ से क्लोज्ड कर देंगे तो वेव अंदर जाएगी कैसे, साउंड वेव ट्रेवल कैसे करेगी, ठीक है। तो बेसिकली साउंड वेव से रिलेटेड टॉपिक है, ये चीज ध्यान रखना। तो साउंड वेव से रिलेटेड थोड़ा सा ये टॉपिक है। इसमें देखो क्या हो रहा है, लाइक इसको आपने कैसे समझना है। ये आपका क्या हो गया, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हो गया। एंड इसमें क्या है, एक स्टैंडिंग वेव हम दिखा सकते हैं यहां से लेके, ये कोई स्टैंडिंग वेव है, ठीक है, ये है एक स्टैंडिंग वेव, और ये स्टैंडिंग वेव इन वेव्स की वजह से ऐसे करके बनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है जहां से स्टार्ट हुआ नीचे से, ये क्या नोड है, और यहाँ पर कौन सा पॉइंट बन रहा है, एंटी नोड वाला बन रहा है, ओके। तो अब आप एक चीज ये समझोगे कि ये जो आपको कंडीशन दिखेगी ना, ये वाली कंडीशन, ये आप कंपेयर कर सकते हो स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रिंग फ्री एट वन एंड वाली से, ठीक है। उसी जैसी आपको कंडीशन आपको जो है यहाँ पर दिखेगी। तो इसमें आपको क्या समझना है, जो ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, ये आपका इसमें जब आपकी एक यहाँ पर ये वेव बन रही होती है तो ये वाली जो कंडीशन होती है ये किसकी होती है, फर्स्ट हार्मोनिक की होती है। यहाँ पर इस केस में आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट हार्मोनिक मिलेगा, ठीक है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, वो कितनी हो जाएगी, V/4L के बराबर हो जाएगी, ये हम ऊपर पढ़ के आए हुए हैं। उसके बाद मान लो यही जो है हमारे पास है, सेम केस है, ठीक है, ये हमारे पास सेम केस है इस तरीके का। ये एक ऑर्गन पाइप है, क्लोज्ड एट वन एंड है, और इसमें क्या है, एक स्टैंडिंग वेव है, ठीक है। और अब यहाँ पर आपकी दो स्टैंडिंग वेव्स आपको दिखेंगी, मतलब ठीक है इस तरीके से। इस तरीके से, ठीक है। तो वही हुआ, यहाँ पर वो पहला वाला पॉइंट नोड है, ये भी नोड है, और यहाँ पर क्या है, एंटी नोड है। और इस केस में क्या होगा, आपका थर्ड हार्मोनिक बनेगा, ठीक है। इस केस में क्या बनेगा, थर्ड हार्मोनिक बनेगा। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स ऑफ V/4L हो जाएगी, ओके। एंड एक और केस बना लेते हैं इसका, जिसमें हमारा फिफ्थ हार्मोनिक बनेगा। तो ये सेम हमने बनाया एक ऑर्गन पाइप जो कि क्लोज्ड एट वन एंड है, या फ्री एट वन एंड भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसमें कैसे हो जाएगा, ऐसे गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, ये हो गया। तो लाइक यहाँ पर दो आपकी पूरी पूरी बनी है, और एक में आपका लाइक एक नोट से स्टार्ट होके एक एंटी नोट पे खत्म हुआ।
मतलब एक हाफ बनी है स्टैंडिंग वेव, ठीक है। तो इस केस में ये वाला जो केस आपको दिख रहा है, ये कौन सा केस है? ये फिफ्थ हार्मोनिक का केस है। और यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 5 टाइम्स ऑफ V/4L हो जाएगी। तो देखो ये चीज मैंने कंपेयर कैसे करी ना, ये जो आपका ऑर्गन पाइप होता है जो कि क्लोज ऑर्गन पाइप है, तो इसमें जब आप क्या करते हो, लाइक साउंड प्रोड्यूस करते हो, तो साउंड कुछ इस टाइप की स्टैंडिंग वेव्स की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। एंड ये जब आप केसेस देखते हो तो ये केसेस आपके यही ऊपर वाले केसेस हैं, ठीक है, जिसमें आपने कौन सा केस पढ़ा था? स्ट्रिंग फ्री एट वन एंड। तो स्ट्रिंग फ्री एट वन एंड के जो केसेस हैं वो सारे के सारे सिमिलर टू द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है। क्या इतनी बात सभी को समझ आ गई? बोलो। यस यस सर। ठीक है। यस जो सर। स्ट्रिंग फ्री एट वन एंड है उसके जितने भी केसेस होंगे वो बिल्कुल सिमिलर होंगे आपके ऑर्गन पाइप के, जो कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होगा। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी? ओपन जो आपका है, मतलब ये क्या बोलते हैं, ओपन ऑर्गन पाइप जो होगा, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? स्टैंडिंग वेव्स इन ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप का मतलब कि लाइक ये ऑर्गन पाइप ऐसा होगा, लाइक जैसे आप समझ लो ना कि जैसे बांसुरी होती है, दोनों तरफ से खुली होती है, ठीक है, तो उसी टाइप का होगा ये। एंड यहाँ पर ये क्या होगा? लाइक इसका हम ऐसे बना सकते हैं, ये हो गया इधर से खुला, ठीक है, और इधर से भी खुला होगा, लेकिन क्लोज में आपने देखा था एक तरफ से बंद था। और ये क्या है? ओपन ऑर्गन पाइप है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपको स्टैंडिंग वेव जो बनती दिखाई देगी कुछ ऐसी दिखाई देगी। थोड़ा सही से नहीं बन पाया इसमें। पहले स्टैंडिंग वेव बना देते हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कोई मान लो स्टैंडिंग वेव है, और ये स्टैंडिंग वेव कैसे बनी होगी? इस तरीके से बनी है, इस तरीके से बनी है, ठीक है। ये जो स्टैंडिंग वेव है कुछ इस तरीके से बनी है। और यहाँ पर ये जो पहला वाला पॉइंट है ये आपका एंटी नोड है, फिर यहाँ पर एक नोड है, यहाँ पर एक एंटी नोड है, ठीक है। और ये वाला जब आप केस देखोगे तो ये केस आपको जो है किस तरीके का दिखाई देगा? जो आपका स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स का केस था, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस में जो ये कहाँ गया, इससे पहले जो था, कुछ कुछ ऐसा केस आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये मतलब कुछ कुछ ऐसा केस है, मतलब ऐसा है कि उसमें क्या है, आपका एंटी नोड से शुरू हुआ, फिर एक बीच में नोड आया, फिर एंटी नोड पे खत्म हुआ। तो यहाँ पर जैसे नोड टू नोड होता था, तो उसी तरीके से वैसे ही सिमिलर केस आपको किस में मिलेगा? ओपन ऑर्गन पाइप में मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? ये आपका इसके केस में फर्स्ट हार्मोनिक हो जाएगा। मतलब इसका जो केस होता है आपने ये समझना है कि ये सिमिलर टू स्ट्रिंग फ्री एट बोथ, सॉरी, फिक्स्ड एट बोथ एंड्स का केस होता है, इसका जो सिमिलर है, ठीक है। फर्स्ट हार्मोनिक हो गया, और यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी कितनी होती है? V/2L के बराबर होती है, ओके। इसी तरीके से आप यहाँ पर इसका सेकंड वाला केस अगर बनाते हो तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो इस पर्टिकुलर केस में जो है तो इस पर्टिकुलर केस में ये सेकंड वाले में आपका कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। और ये जो है ये किसका? ये सेकंड हार्मोनिक है, ठीक है। अब आप इसको समझ कैसे सकते हो ना, जैसे ये आपको आधा इधर हिस्सा दिख रहा है, आधा हिस्सा इधर दिख रहा है, तो इन दोनों को जब आप मिलाओगे तो ये पूरा एक स्टैंडिंग वेव की तरह बन जाएगा। और बीच में एक और स्टैंडिंग वेव है, तो ये बिल्कुल कैसा हो गया? फिक्स्ड एट बोथ एंड वाला सेकंड केस हो गया। और पहला वाला जो आपने देखा
आधी स्टैंडिंग वेव लेफ्ट साइड में दिख रही है, आधी स्टैंडिंग वेव राइट हैंड साइड में दिख रही है। इन दोनों को जब मिलाओगे तो एक कंप्लीट स्टैंडिंग वेव आपको दिख रही होगी, जो कि नोड टू नोड दिखेगी। और इसीलिए इस केस को हम कंपेयर, ये वाले जितने भी केसेस हैं ओपन ऑर्गन पाइप के, इसको हम उस वाले केस से कंपेयर कर सकते हैं, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये वाला जो केस है ये आपका किसका केस हो गया? सेकंड हार्मोनिक का केस हो गया, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स का। और यहाँ पर जो आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 2 टाइम्स ऑफ V/2L के बराबर हो जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर नेक्स्ट केस हम बना सकते हैं, तीसरा वाला हार्मोनिक। और आज मैं इसके क्वेश्चंस आपको दूंगा, तो प्लीज सॉल्व कर लेना एंड देखेंगे, डिस्कस करेंगे नहीं करेंगे। अभी मैं एक काम करूंगा, आपको आज जो मैं क्वेश्चंस दूंगा ना, मैं आपको विद सॉल्यूशन दूंगा या विद आंसर की दूं। चलो विद आंसर की ही दूंगा शायद, देखता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले केस में कैसा बनेगा? एक कंप्लीट स्टैंडिंग वेव ये हो गई, एक कंप्लीट स्टैंडिंग वेव ये हो गई, और आधी स्टैंडिंग वेव इधर हो गई, और आधी स्टैंडिंग वेव इधर हो गई। तो आपने ये ध्यान रखना है कि ओपन ऑर्गन पाइप के केस में जितने भी मतलब आपने हार्मोनिक बनाने हैं उसमें से n-1, मान लो अगर आपने 3 बनाने थे तो 3-2, मतलब n-1 कितना हो गया? 3-1 हो गया, यानी कि 2। तो 2 तो कंप्लीट बनेंगे, बाकी आधे आधे दोनों एंड पे बच जाएंगे। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना। और यहाँ पर क्या होगा? ये आपका थर्ड हार्मोनिक हो गया, थर्ड हार्मोनिक। और यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है कितनी हो जाएगी? 3 टाइम्स ऑफ V/2L के बराबर हो जाएगी। अगर मैं ओवरटोन की बात करूं तो यहाँ पर मेरा कौन सा ओवरटोन आएगा? सेकंड ओवरटोन आएगा। मतलब एक को छोड़ के, एक स्टैंडिंग वेव को छोड़ के जितने बच रहे हैं उतना ओवरटोन हो जाएगा। यहाँ पर ए फर्स्ट ओवरटोन होगा इस केस में। बिल्कुल सेम केस होगा, सिमिलर केस होगा जैसे कि आपने स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, क्या ये दोनों चीजें सभी को क्लियर हो गई? ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। यस सर। ठीक है, कुछ इतना टफ नहीं है जो कि आप समझ ना पाओ। ठीक है ना, इजी है सब। चलो अब नेक्स्ट आते हैं साउंड के ऊपर। ये सब हमने पढ़ लिया, ये भी साउंड का ही टॉपिक था, ऑर्गन पाइप, लेकिन ये मैंने पहले इसलिए करा दिया क्योंकि वो आपका स्ट्रिंग वाले केस से रिलेशन रखता था। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। अच्छा, साउंड वेव क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल या वो ट्रांसवर्स? लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो बेसिकली हम साउंड वेव की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिससे हम स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव निकाल सकते हैं, जो कि होता है, एक फॉर्मूला है हमारे पास, V इज इक्वल टू कैपिटल B बाय रो। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला दिया था ना, ये किसने दिया था? ये न्यूटन ने दिया था। ये वाला जो फॉर्मूला है जो कि वेलोसिटी ऑफ साउंड कैलकुलेट करने का है, तो ये किसने दिया था? ये दिया था न्यूटन ने। और न्यूटन ने ये बोला था कि भाई जो साउंड ट्रैवल करती है वो कैसी करती है? आइसोथर्मली करती है। ठीक है, तो एज पर न्यूटन क्या था कि साउंड ट्रेवल्स आइसोथर्मली। आइसोथर्मली का मतलब क्या होता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि जब भी साउंड ट्रैवल करती है तो कभी भी टेम्परेचर में चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो उसने ये बोला था कि साउंड ट्रेवल्स आइसोथर्मली, इट डू नॉट चेंज द टेम्परेचर व्हाइल ट्रैवलिंग इन गैस। एक्चुअली ये गैस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो गैस के केस में ये पर्टिकुलर सिचुएशन है फॉर गैस। तो गैस के लिए उसने ये बोला था, और उसने ये फॉर्मूला दिया था B/ρ वाला। ठीक है, तो उन्होंने जब ये फॉर्मूला दिया तो गैस के केस में एक्चुअली में ये जो B है ना, ये B, ये क्या होता है? ये B होता है आपका B, जो होता है ये होता है आपका बल्क मॉडुलस।
ठीक है। लेकिन जब हम गैसेस की बात करते हैं तो ये बल्क मॉडुलस जो क्या बन जाता है, प्रेशर बन जाता है। तो फॉर गैसेस, तो न्यूटन ने पहले ये जनरलाइज एक फॉर्मूला दिया और फिर उसने बोला कि गैसेस के केस में क्या होता है, साउंड वेव आइसोथर्मली ट्रैवल करती हैं। एंड उसके लिए फिर उसने बोला कि भाई गैसेस के लिए जो ये बी की वैल्यू है बल्क मॉडुलस, वो उसके प्रेशर के बराबर होता है, यानी कि गैस का जो प्रेशर होता है वो इस बल्क मॉडुलस की जगह ले लेता है। तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला रिवाइज होकर आ जाता है वो क्या हो जाता है, पी बाय रो हो जाता है। पी जहां पर प्रेशर ऑफ द गैस हो गया, रो क्या हो गया आपका, डेंसिटी हो गया। ठीक है। अब अगर हम इसमें आइसोथर्मल कंडीशन की वैल्यूज को लगाते हैं, ठीक है, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस V की वैल्यू कितनी हो गई, P बाई रो हो गई, P बाय रो। और यहाँ पे जो P होगा प्रेशर, प्रेशर कितना हो जाएगा 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब पास्कल। ठीक है। और रो की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1.3 kg पर मीटर क्यूब। अब ये इन्होंने किसके लिए बोला, एयर के लिए बोला, मतलब ठीक है, ये इन्होंने बोला है एयर के लिए। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, इसके लिए इन्होंने बताया कि भाई अगर हम एयर के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं, अगर हम उसको एक आइसोथर्मल प्रोसेस कंसीडर करें, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला जो P बाय रो है उसमें प्रेशर की वैल्यू हम 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल रखेंगे, और रो जो है डेंसिटी ऑफ गैस कितना होता है 1.3 kg पर मीटर क्यूब होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमें यहाँ पर जो वेलोसिटी मिली एयर की, एयर के केस में वेलोसिटी जो साउंड की मिली वो कितनी मिली, P की वैल्यू हमने यहाँ रखी 1.01 इंटू 10⁵ अपॉन ये क्या था 1.3, दोनों ही क्या है ऐसा यूनिट में है। तो यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी आई वो कितनी आई, वेलोसिटी इन एयर वो आई आपकी 279 मीटर पर सेकेंड। ये किसके अकॉर्डिंग आई थी, न्यूटन के अकॉर्डिंग आई थी, जब उसने कहा कि भाई साउंड जो ट्रेवल करती है गैसेस के केस में वो आइसोथर्मली करती है, और एयर भी क्या है, एक गैस है, एक गैस का मिक्सचर है, तो उसमें भी क्या है आइसोथर्मल प्रोसेस लगेगा। तो उसके अकॉर्डिंग उसने बोला कि भाई प्रेशर की वैल्यू ये रख देते हैं, डेंसिटी की वैल्यू ये रख देते हैं, वेलोसिटी हमको मिल जाएगी। लेकिन एक्चुअली में जब हम ये देखते हैं कि भाई वेलोसिटी एयर में कितनी होती है साउंड की, तो वो आती है 332 मीटर पर सेकेंड, जो कि इससे बहुत ज्यादा दूर है। मतलब यहाँ पर न्यूटन क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है। और ये भी चीज ध्यान रखना, ये जो कंडीशन प्रेशर और ये डेंसिटी की है ये एट एनटीपी है, एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है। तो न्यूटन क्या हो गया यहाँ पर, गलत हो गया। तो यहाँ पर लिख देता हूं कि हाउएवर द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ, ठीक है, द एक्चुअल वैल्यू ऑफ V in air is 332 मीटर एट एनटीपी। ठीक है। तो इसके बाद है दिस डिस्क्रिपेंसी, मतलब ये जो गलती हुई थी इससे, उसको किसने करेक्ट किया था, वॉज करेक्टेड बाय लाप्लास। ठीक है। तो लाप्लास एक दूसरा फिजिसिस्ट था, उसने इस गलती को सॉल्व करा। अब उसने इस गलती को सॉल्व कैसे करा, तो न्यूटन जो बार बार ये कहे जा रहा था कि भाई जो ये साउंड जो ट्रेवल करती है आइसोथर्मली करती है, लाप्लास ने कुछ नहीं बोला। लाप्लास ने कहा कि भाई ये जो तुम आइसोथर्मली बार बार बोले जा रहे हो इसको तुम एडियाबेटिकली कर दो, आंसर तुम्हारा सही आ जाएगा। ठीक है। तो लाप्लास के अकॉर्डिंग क्या हुआ, यहां पर लिखता हूं मैं, एज पर लाप्लास साउंड ट्रेवल्स एडियाबेटिकली। एडियाबेटिकली मतलब कि वहां पर हीट एक्सचेंज, मतलब हीट चेंज जो है पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा होगा, जीरो रहेगा। ठीक है, हीट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो उसके बाद यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला था जो न्यूटन ने पहले दिया था वो क्या था, V बाय रो के बराबर था, जिसमें B की वैल्यू उसने P रख दी थी जब गैसेस की बात कर रहे थे। ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर, इसमें इसने जो B की वैल्यू रखी, मतलब न्यूटन ने तो क्या रखा था कि B इज इक्वल टू पी रखा था एज पर आइसोथर्मल कंडीशन, लेकिन लाप्लास के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है B की वैल्यू जो वो कितनी हो गई, गामा टाइम्स P हो गई। ठीक है। और गामा क्या होता है, गामा आपको पता है वही सीपी बाई सीवी वाला जो रेशियो होता था एडियाबेटिक कांस्टेंट के केस में हम लगाते हैं ना। एडियाबेटिक प्रोसेस जब हमने पढ़ा था, वर्क डन निकाला था, तो उसमें भी हमने गामा के बारे में पढ़ा था। तो इसने बोला कि भाई ऐसा करो, बी की जगह जो तुम पी ले रहे हो उसको बी इज इक्वल टू गामा इंटू पी ले लो। तो गामा क्या है आपका, एक एडियाबेटिक कॉन्स्टेंट है। ठीक है।
तो उसने बस इतना से चेंज किया। अब इतना सा चेंज करने के बाद जब उसने एनटीपी पर सारी वैल्यूज को रखा, तो एट एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, वही सारी जो वैल्यूज थी उसने जब रखा, तो प्रेशर की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी? प्रेशर की वैल्यू तो उतनी रहेगी 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की वैल्यू उतनी थी, और रो की वैल्यू भी कितनी थी? 1.3 kg पर मीटर क्यूब, सेम वैसी की वैसी। बस चेंज क्या आया कि गामा की वैल्यू भी यहाँ पर रखनी थी, और गामा जो एयर के लिए होता है एडियाबेटिक कांस्टेंट, वो आपका 1.4 के बराबर होता है। तो इस बार जब ये वेलोसिटी के फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज को रखा गया, क्या? वेलोसिटी इज इक्वल टू गामा पी अपॉन रो, और गामा जो है कितना है? 1.4 है, और पी कितना है? 1.01 इंटू 10⁵, और रो कितना है? 1.3 है। तो जब ये वैल्यूज रखी गई, तो वेलोसिटी जो एयर में आई साउंड की, वो कितनी आई? वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, ये आई आपकी 330 मीटर पर सेकेंड, जो अप्रोक्सीमेटली क्लोज थी 332 के। यानी कि लाप्लास ने इस समस्या को जो है हल कर दिया। ठीक है, क्या इतनी बात सभी को क्लियर हुई? क्या हुआ मतलब इतनी देर में अभी क्या हुआ यहाँ पर? बोलो। यस सर। ठीक है, यस न्यूटन सर। ने फॉर्मूला दिया था, फॉर्मूला में बी था, बी की जगह उसने पी रख दिया एज पर आइसोथर्मल कंडीशन। आंसर क्या आ रहा था? 279 आ रहा था एनटीपी की वैल्यूज लेके, प्रेशर और रो की। लाप्लास आया, लाप्लास ने कुछ नहीं बोला, उसने कहा कि भाई ये जो तुम बी को पी ले रहे हो, इसको गामा पी ले लो, क्योंकि ये प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं होता बल्कि क्या होता है? एडियाबेटिक होता है। तो गामा की वैल्यू और उसमें मल्टीप्लाई कर दी, तो उसका आंसर जो है क्या आ गया? लगभग लगभग सही आ गया, 332 के पास में आ गया, यानी कि 330 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका साउंड वेव इन गैस के बारे में। और एक और चीज यहाँ पर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो एज पर लाप्लास, लाप्लास के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो अपना फॉर्मूला था किसके लिए? वेलोसिटी के लिए, वेलोसिटी इन एयर के लिए, वो क्या था? वेलोसिटी इन एयर छोड़ो, वेलोसिटी इन गैस कर लेते हैं। ठीक है, एयर के लिए बस चेंज क्या होता है? वैल्यू चेंज हो जाती है किसकी? गामा की। तो वेलोसिटी जो था साउंड की गैसेस के केस में, वो कितनी होती है? वो होती है, देखो कहाँ गया, ये था ना गामा पी, हाँ गामा पी अपॉन रो। ठीक है, लाप्लास के अकॉर्डिंग जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है? गामा पी अपॉन रो होती है। तो गामा पी अपॉन रो, जब ये फॉर्मूला हम लिखते हैं, ठीक है, गामा पी अपॉन रो, तो हम एक चीज और कर सकते हैं। हमें ये पता है कि भाई आइडियल गैस इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होती है। ठीक है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में एन आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो क्या होता है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। ये चीज आपने पढ़ रखी है ऑलरेडी। अब यहां से क्या करा हमने, यहां से आप क्या करोगे? ये P है, और ये M इधर आ गया मल्टीप्लाई में, और आपके पास क्या बचा? M इंटू आर इंटू टी बचा। ठीक है, और ये जो इधर V था, ये वाला जो V था, ये दूसरी साइड में आएगा, तो ये इसके नीचे आ जाएगा। बस थोड़ा सा चेंज करा, तो P M की जो वैल्यू है वो M बाई V क्या होता है? M बाई V मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी। तो ये मिल गया आपको रो आर टी। ठीक है, रो आर टी आपको यहाँ पर मिल गया। तो आपने बेसिकली क्या करा, जो आपका ये वैल्यू थी, आपके फॉर्मूले में क्या वैल्यू है? गामा पी अपॉन रो है। तो पी अपॉन रो की वैल्यू अगर आप यहां से निकालते हो, पी अपॉन रो की वैल्यू अगर आप यहां से निकालोगे, तो ये आपको मिल जाएगी आर टी बाई एम। और इस पी बाय रो की वैल्यू को वेलोसिटी जो लाप्लास ने दिया था फॉर्मूला, जो कि गामा पी बाय रो था, ठीक है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये गामा पी बाय रो जो देख रहे हो, इसमें जो पी बाय रो है, पी बाय रो की जगह आर टी बाई एम लिख देंगे। तो यहां पर इसका फॉर्मूला कुछ चेंज होके ऐसा आ जाएगा, गामा आर टी बाई एम। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का, गामा आर टी बाई एम। ये क्यों निकाला? ताकि हमको टेम्परेचर के साथ रिलेशन मिल पाए, मॉलिक्यूलर वेट के साथ रिलेशन मिल पाए। किसका? वेलोसिटी का। किसमें? गैस में। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है गैसेस में डिपेंड करती है? पहला है यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूं मैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग
वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस। ठीक है, कौन कौन सा? पहला हो गया आपका टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर में आप देख सकते हो ये जो अभी हमने फॉर्मूला निकाला है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो इसी रिलेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या मिल रहा है, यहां से आप देखोगे तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी मिल रहा है। यानी कि टेम्परेचर से वेलोसिटी का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। तो पहला रिलेशन तो टेम्परेचर का हमें ये वाला मिल गया। ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि भाई टेम्परेचर का क्या रिलेशन होता है वेलोसिटी के साथ। ठीक है, दूसरा है प्रेशर। तो देखो प्रेशर के केस में भी हमने वही सेम रिलेशन देखा था। ऊपर जो फॉर्मूला था हमारा गामा पी बाई रो था, तो पी के साथ भी क्या करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन यहाँ पर एक और कंडीशन है। एक कंडीशन जो है वो क्या है, कंडीशन बेसिकली ये है कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में चेंज इन प्रेशर से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि प्रेशर से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा आपकी वेलोसिटी पे। तो चेंज इन प्रेशर विल नॉट हैव एनी इफेक्ट, विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ द साउंड। ठीक है, और यहां पर लिख देता हूं एल्स v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट p। तो गामा p बाय रो है, गामा p बाय रो से आप देख सकते हो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट p है। लेकिन एक पर्टिकुलर कंडीशन ऐसी कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहता है गैस का, तो प्रेशर आप बढ़ाओ घटाओ उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा वेलोसिटी के ऊपर। ठीक है, तो ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरा है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि मॉइस्चर कितना प्रेजेंट है किसी भी गैस के अंदर। ओके, तो इसके लिए क्या कंडीशन है कि विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी जैसे जैसे बढ़ेगी, डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस, डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस। ठीक है, अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, मॉइस्चर का कंटेंट अगर बढ़ रहा है, वाटर कंटेंट अगर बढ़ रहा है, तो एयर का कंटेंट कम हो जाएगा उस पर्टिकुलर स्पेस में, या जितना भी वॉल्यूम आपके पास है। तो ह्यूमिडिटी अगर बढ़ रही है तो डेंसिटी जो है एयर की कम हो जाएगी, और डेंसिटी कम होने से क्या होगा, वेलोसिटी जो है बढ़ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेस। ठीक है, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, गामा पी बाय रो। तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रूट ऑफ रो है। यानी कि डेंसिटी घटेगी तो वेलोसिटी साउंड की बढ़ेगी, और डेंसिटी कैसे घटेगी, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। ठीक है, ह्यूमिडिटी का रिलेशन सभी को समझ आ गया? यस सर। यस सर। नेक्स्ट है यहाँ पर एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, ठीक है, साउंड के एम्पलीट्यूड से क्या रिलेशन है इसका, तो यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड जो है वो इस पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि आपने फॉर्मूला देखा, फॉर्मूला में कहीं पर भी जो है वो नहीं आ रहा, स्पीड डज नॉट डिपेंड अपॉन या ऑन लाउडनेस। लाउडनेस को ही क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं, ऑफ साउंड। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इफेक्ट होती है आपकी स्पीड ऑफ साउंड। क्या सभी को समझ आ गए? यस यस सर। सर। यस सर। किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, नहीं है, चलो फिर अभी इतना ही करते हैं, और कल सुबह जो है हम पढ़ेंगे, इसमें 2 टॉपिक रह गए हैं, बीट फ्रीक्वेंसी या बीट्स के बारे में, और दूसरा है डॉपलर्स इफेक्ट। बस ये 2 टॉपिक रह गए हैं, होपफुली कल मॉर्निंग वाली क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। प्रेशर एक बार बता दीजिए, प्रेशर में क्या बताना है भाई? प्रेशर के केस में देखो मैंने कहा कि भाई v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p तो होता ही है, यानी कि प्रेशर बढ़ाओगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, प्रेशर घटाओगे तो वेलोसिटी घटेगी। लेकिन एक पर्टिकुलर कंडीशन ऐसी है कि अगर टेम्परेचर को भी साथ में कंसीडर किया जा रहा है, और टेम्परेचर को आपने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया,
तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में प्रेशर बढ़ाने घटाने से वेलोसिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस इतनी सी बात है। अगर टेम्परेचर को भी आप कंसीडर कर लेते हो प्रेशर के साथ में और टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है तो प्रेशर के घटने बढ़ने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो फिर अब लीव कर दो और कल जो है वो प्लांट ग्रोथ वाले चैप्टर का टेस्ट है, पढ़ लेना सभी लोग, रिवाइज कर लेना उसको। चलो फिर अब लीव कर दो, ठीक है।